Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, हिंदी शिक्षण विधियों के जो 1000 प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं, उसमें टेस्ट नंबर 11 आज आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार प्रश्न आज आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है ये जो 20 प्रश्न हैं मित्रों आज के, ये आपको बहुत ही चौंका दे। मतलब सीधी सी चीज़ है कि 15 प्रश्न भी अगर कोई इनमें से कर लेता है तो मैं तो यूँ मानूंगा कि भाई बंदा बहुत ही शानदार तैयारी पर चल रहा है, बहुत ही शानदार तैयारी पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपना आकलन स्वयं करना है मित्रों। शुरू करते हैं इस शानदार टेस्ट को। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 आता है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है और खेल में शारीरिक विकास होता है। तो साथियों देखिए, भाई खेल खेलाना तो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन जब लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत खेल का ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, आपसे प्रश्न यूँ पूछा जा रहा है। तो फिर आपके 2 ऑप्शन तो ये दूर हो जाते हैं। भाई खेल तो एक अलग चीज़ हो जाती है, उसमें बच्चों को आनंद भी आता है, शारीरिक विकास भी होता है, लेकिन भाषा शिक्षण की अगर बात करें तो भाषा शिक्षण में खेल भाषा को विस्तार देते हैं साथियों। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है, पहला भी यहाँ पर गलत विकल्प है। तो प्रश्न नंबर 1 में कौन सा विकल्प सही है मित्रों? दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा। किसी प्रश्न पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। आप सॉल्यूशन क्लास में लाता हूँ प्रत्येक 4 या 5 टेस्ट बाद, बिल्कुल वहाँ पर आपका हर एक क्वेश्चन है उसको बहुत ही डिटेल से हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो सरल भाषा वाले हो। पहले प्रश्न को समझिए कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ाते हो या पढ़ते हो तो उसका जब अंत होता है तो उसके अंत में कुछ अभ्यास और गतिविधियां होती है जो कैसे होना चाहिए, जो सरल भाषा वाले हो ऐसे होने चाहिए, या बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे ऐसे होना चाहिए, केवल पाठ से ही संबंधित होने चाहिए, या जो पाठ पर कम आधारित हो ऐसे होने चाहिए। तो साथियों आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वो रहेगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करे ऐसी अभ्यास और गतिविधियाँ पाठ के अंत में दिए होने चाहिए, ताकि जो बच्चे किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उसमें कुछ करें और कुछ नया सीखने का अवसर उन्हें मिले, ऐसे उसको अभ्यास और गतिविधियाँ उसके अंत में होने चाहिए। दूसरा विकल्प सही है यहाँ पर भी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है और सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो साथियों देखिए, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा की आपसे पूछ रहा है। आपका देखिए प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसी आधार पर आपको उत्तर देना है, और मैं यूँ मान के चलता हूँ कि इस प्रश्न का सही आंसर देना बहुत ही टेढ़ी खीर खाना है, बहुत ही टेढ़ी। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, कि बच्चों का जो भाषाई विकास है उसमें किस तरह से उस चीज़ को वो समझ रहे हैं, इस पर ये बल देती है। अब अगर सोच रहे हो कि तीसरा तो देखो गलत है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाना समग्र भाषा पद्धति आधारित कक्षा नहीं होती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, ये भी हो सकता है, लेकिन समग्र भाषा मतलब समग्र भाषा पद्धति की सीधी सी चीज़ है कि बच्चों का जो भाषाई विकास है उसके सभी पहलू बच्चे अच्छी तरह से समझे। तो साथियों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 3 में भी अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि सर इसमें प्रथम विकल्प भी हो सकता है और इसमें चौथा विकल्प भी हो सकता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए साथियों। प्रश्न नंबर 3 में अगर आपको प्रथम और चौथा विकल्प सही लगता है, भाई दूसरा विकल्प तो 100% सही, 101% सही है, ये तो आपकी फर्स्ट चॉइस रहनी ही रहनी है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसका प्रथम और चौथा विकल्प भी सही है तो कमेंट करके जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 3-3 या 4-4 ऑप्शन भी सही मानते हैं एक क्वेश्चन के। तो हमें कमेंट जरूर करके जाए साथियों। वैसे आपकी फर्स्ट चॉइस इसमें दूसरा ही विकल्प रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे चलेंगे। जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है, कोई बच्चा है उसने किसी बात को सीख लिया है, उसका प्रयोग कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? उसको प्रेरणा, बिल्कुल प्रेरणा तो उसको नहीं कह सकते हो।
इसको अधिगम हो सकता है, ये दिमाग आपके ये बात आपके दिमाग में चल रही हो। शिक्षण, भाई किसी सीखी हुई बात का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको शिक्षण भी आप नहीं कह सकते। और अधिग्रहण, तो मतलब यहाँ पर आपके सामने दो विकल्प है, अधिगम और अधिग्रहण। तो साथियों देखिए, अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। तो सीख गया मतलब अधिगम कर लिया, और उसका प्रयोग भी करता है बालक, तो उसको कहा जाता है अधिग्रहण। क्या कहा जाता है उसको, अधिग्रहण। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा मित्रों, प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट मित्रों, प्रश्न 5 पे आते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न 5 को। प्राथमिक स्तर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पीएस लेवल पे आपसे पूछा है, सुनना और बोलना। सुनना एक कौशल है, बोलना भी एक कौशल है, के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इन दोनों कौशल के विकास में जो विधियाँ अधिक सहायक है उसको बताइए। कहानी कथन और श्रुत लेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर 4 विकल्प हमें तो सही लग रहे हैं, लेकिन बेस्ट विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पर हो सकता है यहाँ 4 ही विकल्प सही है, आपने किसी एक का चयन किया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट विकल्प का चयन कीजिए साथियों, सुनना और बोलना कौशल में। ठीक है, सुनना और बोलना कौशल में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है। तो मित्रों यहाँ पर आपका राइट आंसर है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। भूमिका निर्वाह को रोल प्ले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोल प्ले। तो देखिए रोल प्ले और बातचीत करना, ये दोनों ऐसी विधियां हैं जिससे यहाँ पर श्रवण कौशल और वाचन कौशल दोनों का विकास होता है साथियों। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका प्रथम विकल्प भी तो सही है, कहानी कथन और श्रुत लेख। तो भाई ये तो नॉर्मल विधियां हैं, लेकिन बातचीत करना, भूमिका निर्वाह है, ये क्या एक बाल केंद्रित चीज़ें हो जाती है साथियों। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। श्रुत लेख में तो क्या अध्यापक बोल रहा है, छात्र उसको सुनकर लिख रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जो छात्र है वो इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं होते। लेकिन बातचीत में और भूमिका निर्वाह में सिर्फ छात्रों का ही काम होता है, अध्यापक का कोई काम नहीं होता है। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही माना जाएगा। फिर भी कमेंट करके जाए प्रश्न 5 में भी आप। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरी करना, कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन और आंखों देखी घटनाओं को लिखना। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, लेखन कुशलता। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है लेखन कुशलता में, प्रतिलिपि। जैसे देखकर लिखना, ये सबसे कम इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखकर तो कोई भी लिख देता है भाई साहब, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अधूरी कहानी को पूरी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहानी कविता का आदि का सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रतिलिपि कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं होती। इसलिए आपका प्रथम विकल्प ही यहाँ पर सही है, क्योंकि सबसे कम महत्वपूर्ण आपसे पूछा है। तो प्रश्न 6 प्रथम विकल्प सही। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, भाषा शिक्षण की उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोजना विधि और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सभी को याद होना चाहिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर तो आगमन विधि में बढ़ा जाता है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि में बढ़ा जाता है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर, यूपीएससी स्तर पर पूछा है, कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो जो उद्देश्य आपको लगता है कि यार ये यूपीएस लेवल का नहीं है, तो उसको बताइए। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय, मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल। तो साथियों बहुत ही इजी प्रश्न है, आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हो, और इसका उत्तर है चौथा विकल्प। किस आधार पर चौथा विकल्प सही है, कि मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल, कि सिर्फ मुहावरेदार भाषा ही प्रयोग कीजिए, इसके अलावा आप दूसरी भाषा प्रयोग नहीं कर सकते। अनिवार्यतः आ रहा है ना, तो अनिवार्यतः ये शब्द यूपीएससी स्तर पर बाल जो बच्चा है वो हर बार मुहावरा बोलेगा कि अपनी बात कहने के लिए नहीं बोलेगा। इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा। ये भाषा शिक्षण का यूपीएससी स्तर पर कोई उद्देश्य नहीं है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। मित्रों 9वां प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार के सभी प्रश्न, यहाँ रिक्त स्थान है, प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। जो चयन प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, लघुत्तरीय होते हैं, अति लघुत्तरीय होते हैं या निबंधात्मक होते हैं। तो साथियों देखिए
जो चेन वाले प्रश्न होते हैं वो हमेशा ही वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। जो जैसे आप रीड भर्ती में, एमपी टेट में, सी टेट में देते हो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी चेन प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत आ जाते हैं और वो सभी प्रश्न कैसे होते हैं, वस्तुनिष्ठ। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भाषा की कक्षा में, ठीक है, लैंग्वेज की क्लास है, समाचार पत्र पत्रिकाओं यह सुनिश्चित करता है कि जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वो क्या सुनिश्चित करता है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, इसलिए वहाँ पर ये पढ़वाया जाता है। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हो उनका, इसलिए समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़वाई जाती है। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखे या शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो रहा है। तो साथियों देखिए, जो लैंग्वेज की कक्षा है वहाँ पर समाचार पत्र पत्रिकाएं यह सुनिश्चित करती है कि वहाँ का जो प्रमाणित लेख है, बच्चे उस प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखे। ये विकल्प आपका बिल्कुल सटीक बैठ रहा है साथियों। तीसरा ही विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 10 में। चौथा बिल्कुल भी मत लगा देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ है? बाल साहित्य सभी जानते हो, पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह है, ये सभी बाल साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये बच्चों को उपलब्ध क्यों कराया जाता है, आखिर क्या लाभ मिलता है बच्चों को? श्रवण कौशल का विकास होता है, लेखकों से परिचय कराने के लिए, बच्चों को विविधतापूर्ण सामग्री पढ़ने के अवसर देना, या पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास। तो साथियों बड़ा ही आसान आप इसका उत्तर दे सकते हो। बच्चों को विविधतापूर्ण सामग्री पढ़ने के अवसर देना, कि बच्चे विविधतापूर्ण जो सामग्री है उसको पढ़ सके, इसके अवसर बाल साहित्य में उसको मिल जाते हैं, इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है। ऐसा तो है नहीं कि श्रवण कौशल का विकास होगा, लेखक कि भाई इसका ये लेखक है उससे परिचय के लिए बाल साहित्य पढ़ा रहे, कि भाई उनका जो चरित्र चित्रण है उनमें कुशलता विकसित करने के लिए बाल साहित्य, नहीं, ये नहीं है, ओनली तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, देखिए भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है या साध्य है? तो बड़ा इजी क्वेश्चन है साथियों। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या होती है? एक साधन है जो आपको लक्ष्य की ओर ले जाती है साथियों, ठीक है। आप किताबें खरीदते हो, किताबों को पढ़ते हो, क्या आपका ये साध्य है, आपका ये लक्ष्य ये है? नहीं, ये लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन है, इस पर चलकर ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हो। तो विकल्प तीसरा यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। किस विधा में शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? मौन पठन को महत्व देना है, संवादात्मक कहानी, कविता, एकांकी और निबंध। तो दो विकल्प तो ऑटोमेटिक हट जाते हैं। आप कविता मौन पठन से नहीं कह सकते, संवादात्मक मतलब जिसमें बोलना ही पड़ेगा, संवाद का मतलब क्या हुआ, बातचीत करना, तो ये दो तो विकल्प हट गया। अब एकांकी और निबंध में आपको ये देखना है कि मौन पठन को महत्व आप इन दोनों में से किस में देंगे। तो साथियों आप निबंध में आप मौन पठन को महत्व दे सकते हो, क्योंकि एकांकी में अलग अलग पात्र होते हैं, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प आपका गलत है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह में, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। तो साथियों जो उपचारात्मक कार्य है वो प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर किया जाना चाहिए, मतलब जैसे ही पाठ पूरा होता है तो उससे संबंधित जितनी भी कठिनाइयां हैं उनका समाधान किया जाना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, मतलब पहले निदान करना चाहिए और उसके बाद उपचार किया जाना चाहिए। आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। बालोद्यान पद्धति के प्रवर्तक है मोंटेसरी, फ्रोबेल, जॉन डीवी और महात्मा गांधी। तो साथियों देखिए जो बालोद्यान पद्धति है, जो बालोद्यान विधि है, उसके जनक है फ्रोबेल, ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही बालोद्यान विधि का निर्माण किया था, ठीक है। बालोद्यान विधि दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा, जिसको किंडरगार्टन विधि भी कहा जाता है। किंडरगार्टन के नाम से ही अधिकतर इस विधि को जाना जाता है, जिसको बालोद्यान भी आप कह सकते हो। तो विकल्प नंबर 2 आपका सही है प्रश्न नंबर 15 में। साथियों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है सुनना, बोलना, पढ़ना और अनुकरण करना। तो देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना ये तो तीनों भाषाई कौशल होते हैं, और चौथा है यहाँ पर अनुकरण करना, ये थोड़ा हटके है।
तो साथियों सबसे उपयुक्त साधन ही होता है अनुकरण करना। अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, आप सभी को पता है ये, लेकिन यूं नहीं है कि सिर्फ अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, इसके और अन्य भी तरीके होते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ है अनुकरण। अनुकरण करके ही बालक सर्वाधिक भाषा सीखता है, इसलिए यहाँ पर आपका चौथा विकल्प है। यहाँ पर सबसे उपयुक्त पूछा है तो अनुकरण करना सबसे उपयुक्त है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 17 देखेंगे। पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, बेकन, ब्लेयर और स्किनर। तो साथियों ये जो कथन है, ये कथन कहने वाले थे बेकन। इन्होंने कहा था कि जो पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है, कि वो एक अभिलेख है जहाँ पर शिक्षण आराम से एक निश्चित तरीके से चिंतन करके शिक्षण कराया जाता है अध्यापकों के द्वारा। तो साथियों दूसरा विकल्प आपका सही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि भी कहते हैं? सुकरात विधि किसे कहा जाता है? समीक्षा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अर्थबोध विधि और व्याख्यान विधि। तो साथियों सुकराती या सुकरात विधि कहा जाता है प्रश्नोत्तर विधि को। कंफर्म इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है शिक्षक भर्तियों में। तो प्रश्नोत्तर विधि को ही क्या कहा जाता है मित्रों? सुकरात विधि कहा जाता है। आपका विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है साथियों। क्लियर है सभी के? चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। सेकंड लास्ट आज का ये क्वेश्चन है। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया? हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, डाल्टन और हंटर। तो साथियों देखिए, जो साहचर्य या संबंध विधि भी जिसको कहा जाता है, इस विधि का निर्माण करने वाली थी मैडम मारिया मॉन्टेसरी, जो कि इटली की निवासी थी। कहाँ की? इटली की। विकल्प 2 आपका सही है, इन्होंने ही साहचर्य विधि का निर्माण किया था साथियों, इसलिए मॉन्टेसरी ही इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मित्रों आज का प्रश्न नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिएगा साथियों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। शिक्षक की क्रिया से संबंधित है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन और मौन वाचन। तो साथियों देखिए, ओनली शिक्षक की क्रिया से ही पूछा है, तो शिक्षक की क्रिया से सिर्फ आदर्श वाचन ही संबंधित है, क्योंकि मौन वाचन शिक्षक करके करेगा, शिक्षक करता ही नहीं है। अनुकरण वाचन छात्र करते हैं और संवेद वाचन सभी करते हैं, तो ओनली शिक्षक की ही पूछा है, इसलिए आपका आदर्श वाचन सही है बिल्कुल। सुबह 8 बजे आपके मनोविज्ञान का भी टेस्ट आ रहा है, तो उसको भी जरूर अटेंड करें, कुछ नया और कुछ विशेष आपको उसमें भी मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।